डियर स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें उल्लेखित है यूनिट नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है यूनिट नंबर 3 थर्मल ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड बायस स्टेबिलिटी। ये आपका इस ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड बायस स्टेबिलिटी नाम से एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट नंबर 3 EL 204, और ये CS 204 में भी यह है जो यूनिट है ये उपयोगी है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है इसको बायस स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी दोनों बात एक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड बायस स्टेबिलिटी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके कई क्वेश्चन आपको सीधे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेंगे, आपके जो बोर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे, और आगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दोगे उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। अब हम लोगों में इसमें कुछ टर्म दी हुई हैं, जैसे IC है। IC का मीनिंग होता है कलेक्टर करंट, PC है कलेक्टर पावर है, कलेक्टर का पावर है, हीट, टेम्परेचर, IC, ये बहुत सारी चीज़ इसमें यूज होंगी। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम ट्रांजिस्टर बायसिंग है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग में ये क्या होता है, ये क्यों करते हैं, और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेबिलिटी फैक्टर होते हैं, और जो हमारा IC है जो कलेक्टर करंट, इसकी वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। जो कलेक्टर करंट है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हमारा क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारे क्यू पॉइंट को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे उसको स्टेबल कर सकते हैं, और जो डिफरेंट स्टेबिलिटी फैक्टर होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग क्यों होते हैं, और उनके पीछे रीज़न क्या है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा फैक्टर कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, उनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, उनका ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस स्टेबिलिटी फैक्टर का किसका ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और हम लोग जो पढ़ेंगे कि जो जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, और हम पढ़ेंगे कि जितना लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की होगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। अर्थात स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जिसकी कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसमें उल्टा है, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी वो है स्टेबल है सिस्टम। उसके टेक्निक और उसके थर्मल स्टेबलाइजेशन करेंगे। और थर्मल स्टेबलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन दो टेक्निक है मेनली, एक बायसिंग टेक्निक है, दूसरी कंपनसेशन टेक्निक है। बायसिंग टेक्निक में अपन करेंगे फिक्स बायसिंग क्या होता है, फिक्स बायसिंग में विदाउट वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, विद वोल्टेज डिवाइडर क्या है। इसी तरीके से हम लोग जो सेल्फ बायसिंग है, सेल्फ बायसिंग को एमीटर फीडबैक बायसिंग भी बोलते हैं। जो एमीटर फीडबैक बायसिंग है इसमें भी हम लोग दो टाइप की बायसिंग होती हैं, एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, दूसरा विद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। तो इसी तरीके से जो बायसिंग टेक्निक में अगली टेक्निक आती है कलेक्टर बायसिंग फीडबैक, कलेक्टर बायसिंग टेक्निक, फीडबैक बायसिंग। उसके बाद आती है बोथ एमीटर एंड कलेक्टर बायसिंग फीडबैक। हम दोनों को इसको मर्ज कर देंगे तो आएगी बोथ एमीटर कलेक्टर बायस फीडबैक बायसिंग। तो इस तरीके से हमने जो टेक्निक है थर्मल स्टेबलाइजेशन की, ये दो हैं, बायसिंग, दूसरा कंपनसेशन। तो हम लोगों ने जो बायसिंग टेक्निक है वो मेनली 4 प्रकार की है। फिक्स बायसिंग के भी 2 सब पार्टों में इसको ब्रेक कर सकते हैं, विदाउट वोल्टेज डिवाइडर बायस, विद वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसी तरीके से सेल्फ बायसिंग है, इसको भी हम लोग 2 पार्टों में, सेल्फ बायसिंग को दूसरा नाम है इसका एमीटर फीडबैक बायसिंग, और इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक विदाउट वोल्टेज डिवाइडर और दूसरा विद वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है। और जो थर्ड है वो है, उसको बोलते हैं कलेक्टर फीडबैक बायसिंग। फोर्थ है बोथ, हम लोग दोनों को मर्ज कर रहे हैं इसमें, बोथ एमीटर एंड कलेक्टर फीडबैक बायसिंग।
तो इनका भी हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद इनका हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद तब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल बाइसिंग क्या होता है और थर्मल स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमें पता है कि आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, एज आईसी इंक्रीजेज, तो हमारा जो पावर है पीसी क्या होगा हमारा, पीसी होगा आईसी मल्टीप्लाई बाई वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड अमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो आईसी को जब हम वीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीसी की वैल्यू आएगी। तो जैसे जैसे हम लोग आईसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आईसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा जो पावर डिसिपेटेशन है जो कलेक्टर पर, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। पावर डिसिपेटेशन कलेक्टर पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। आईसी को बढ़ा रहे हैं तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है, पीसी की वैल्यू। और पीसी क्या है हमारा, आईसी को हम जब लोग जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर और एमीटर उसके बीच का जो वोल्टेज लेंगे और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर डिसिपेटेशन आ जाएगा एट कलेक्टर। तो आईसी की वैल्यू को बढ़ाने से हमारा पावर बढ़ जाएगा। पहली चीज़, पावर बढ़ेगा तो हमारा हीट भी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो हीट बढ़ता है हमारा, और हीट बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा आईसी की वैल्यू बढ़ेगी। फिर आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा जो पावर डिसिपेटेशन है, तो जो पावर डिसिपेटेशन पीसी वो क्या था हमारा आईसी इंटू वीसी। तो आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा पीसी बढ़ेगा, पीसी बढ़ेगा तो हमारा हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा। ये वापस दोबारा आईसी बढ़ रहा है तो पीसी बढ़ेगा, पीसी बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा टी बढ़ेगा, और इस तरीके से आईसी बढ़ेगा। ये हमारा एक साइकिल चल जाएगा, ये हमारा साइकिल चल जाएगा कि आईसी की वैल्यू हमारी दोबारा आईसी की वैल्यू को बढ़ा रही है, आईसी की वैल्यू को बढ़ा रही है। तो इस तरीके से एक कंडीशन ऐसी है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो जल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कैसे थर्मल स्टेबिलिटी प्राप्त करें, जो हमारा क्यू पॉइंट है उसको फिक्स करें, उसके लिए आज इस यूनिट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमारी जो हमारी थर्मल रनअवे है, थर्मल रनअवे की कंडीशन क्या है, उसको अवॉइड करने के लिए कौन सी कंडीशन है, कंडीशन टू अवॉइड थर्मल रनअवे, वो कंडीशन कैसे प्राप्त करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने ये समझा अभी कि आईसी की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से हमारा पावर डिसिपेटेशन कलेक्टर पर बढ़ जाता है, क्योंकि पावर डिसिपेटेशन पीसी की वैल्यू आईसी मल्टीप्लाई बाई वीसी होती है। आईसी बढ़ेगा तो पीसी की वैल्यू बढ़ेगी, पीसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी, हीट की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आईसी की वैल्यू बढ़ेगी, और ये आईसी की वैल्यू फर्दर इसको बढ़ाती जाएगी, एक साइकिल चल जाएगा। तो अब हम लोग एक कंडीशन थर्मल रनअवे, इसको थर्मल रनअवे क्या होती है और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आईसी की वैल्यू किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और किस किस फैक्टर को चेंज करने से आईसी की वैल्यू चेंज होती है, और आईसी की वैल्यू को कैसे हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। थर्मल रनअवे होता है, थर्मल रनअवे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम क्या इंक्रीज करें टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर आईसी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आईसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एट ए सिचुएशन ट्रांजिस्टर गेट बर्न आउट, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारा ट्रांजिस्टर बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। द थर्मल रनअवे ऑफ ट्रांजिस्टर ड्यू टू थर्मल कंडीशन, द थर्मल रनअवे क्या, थर्मल रनअवे ऑफ ए ट्रांजिस्टर ड्यू टू थर्मल कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। कई बार सीधा ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसका ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, सीधा ऑप्शन के फॉर्म में कि थर्मल रनअवे क्या होती है। पीसी जो पावर डिसिपेटेशन एट कलेक्टर इज़ नॉट ओनली ड्यू टू आईसी, ये केवल आईसी के कारण नहीं हो रहा है ऐसा कि हमारा आईसी बढ़ रहा है तो हमारा पीसी बढ़ रहा है, नॉट ड्यू टू आईटी। इसमें देखो मैंने एक चीज़ पढ़ाया था आपको अभी, जो पीसी की वैल्यू थी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही थी, दो फैक्टर थे, एक आईसी दूसरा वीसी। जो हमारा पावर डिसिपेटेशन कलेक्टर पर है ये मेनली दो फैक्टरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक आईसी के ऊपर दूसरा वीसी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि केवल आईसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वीसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। पीसी नॉट ओनली ड्यू टू आईसी बट इट
also due to VC. So this is the loophole in the above cycle. तो इस साइकिल में लूप होल है. अब हम लोग वी कांट कंट्रोल और डिक्रीज द PC व्हेन IC इंक्रीजेज. आ गया समझ आपको? अब दिस इज़ द लूप होल इन द अबव साइकिल. अब हम लोग इसका जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसके आउटपुट का एक सर्किट, इसके एक आउटपुट का एक हमने एक सर्किट का एक भाग लिया है जिसमें बाइसिंग वोल्टेज लगा हुआ है VCC जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस RC, और उसके बाद हमारा कलेक्टर और एमीटर इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस है VCE, और एमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RE. अब हम लोग इसमें एक KVL लगाते हैं. तो KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, VCC माइनस, हम लोग IB की वैल्यू पर नेगलेक्ट कर देते हैं, IB की वैल्यू 0 है. तो जो एमीटर में जो करंट फ्लो करेगा वो कलेक्टर करंट फ्लो हो जाएगा. तो IC बराबर IE. तो यहाँ पे IE की जगह हम IC की वैल्यू भी लिख सकते हैं. तो VCC हम लोग, मैं ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान सुनो एक बार. मैं इसमें KVL लगा रहा हूँ सर्किट में. VCC माइनस, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, VCC माइनस IC RC माइनस VCE माइनस IC RE. क्योंकि एमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों को हमने यहाँ पे सेम लिया है, क्योंकि जो बेस का करंट है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है. तो इसको हम लोग इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी VC बराबर VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. ये वैल्यू है हमारी VCC की. और मैंने अभी शुरू में आपको क्या बताया था, PC बराबर IC मल्टीप्लाई बाई VCE. तो हमारा जो पावर डिसिपेशन एट कलेक्टर है उसके लिए हम लोगों को जो कलेक्टर का करंट था उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जो वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उसके बाद हमारा पावर डिसिपेशन कलेक्टर आ जाएगा. तो PC की वैल्यू, इसको हम लोग जो VCE निकाला है इसको हम लोग IC से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो IC से मल्टीप्लाई करने पर PC की वैल्यू आएगी PC बराबर IC मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में VCC माइनस IC RC प्लस RE. अब हम लोग IC को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद में टू अवॉइड थर्मल रनअवे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है कि थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए हमें डेल PC डिवाइडेड बाई डेल IC इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे एक पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो PC बराबर ये इसका लेस देन, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे. आप देखते हैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन. तो यहाँ पे VCC IC बन हो जाएगा VCC माइनस के 2 IC RC प्लस RE लेस देन इक्वल टू 0. अब मैंने यहाँ पे जो ये IC RC प्लस RE इसकी वैल्यू को, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उससे मैंने इसको रख लिया है. और इसकी वैल्यू आएगी जो IC RC प्लस RE है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी VCC माइनस VCE ठीक है, मैंने लेस देन इक्वल टू 0. अब मैंने इसको सोल्व कर लिया. VCC माइनस 2 VCC प्लस 2 VCE लेस देन इक्वल टू 0. अब हम लोगों को VCE की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू VCC अपॉन 2. तो ये कंडीशन है हमारे रनअवे को दूर करने के लिए, हमेशा VCE की वैल्यू लेस देन इक्वल टू VCC अपॉन 2. ये सीधा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है, वो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है. ये आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, कंपटीशन की एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि जो UPSC के द्वारा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्ज़ाम है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है. तो हमारा VCE की वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू VCC अपॉन 2. तो हमें ये ध्यान रखना है कि थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू VCC अपॉन 2 ही चाहिए. ठीक है.
तो ये आपको ये ठीक बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत ज़्यादा। एज हमें जैसा कि पता है टी की वैल्यू बढ़ेगी, टी की वैल्यू बढ़ाएंगे देन आई सी इंक्रीजेज ऑलवेज इफ़ देयर इज़ नो थर्मल रनअवे। ये हमेशा होगा इफ़ देयर इज़ नो थर्मल रनअवे। वी वांट टेम्परेचर सो दैट क्यू पॉइंट डज नॉट शिफ्ट। हमें देखिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी रहे सर्किट में और जो सर्किट का आउटपुट है ये स्टेबल रहे, उसके लिए हमें क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो आईसी की वैल्यू है, आईसी की वैल्यू मेनली हमारी तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारा कलेक्टर करंट है वो मेनली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कलेक्टर करंट कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? तीन चीज़ों के ऊपर। पहला है IC0, पहला IC0, दूसरा है VBE वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर VBE, तीसरा है बीटा, ये हम अलग अलग ट्रांजिस्टर का बीटा की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और ये हमें पता है कि क्या होता है कि IC और IB के बीच का जो रिलेशन होता है उसको वो बीटा होता है, करंट में। अब हम लोगों ने अभी तक देखा है कि थर्मल रनअवे क्या है, IC को इंक्रीज करने से पावर डिसिपेशन कैसे होगा, हीट कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, और जो थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और IC की वैल्यू, जो IC की वैल्यू है मेनली तीन चीज़ों के तीन कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, या इसके तीन फंक्शन होते हैं। पहला IC0, VB, बीटा। अब हम लोग इसके तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और तीनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं मान लो मैं IC0 को चेंज करूँगा तो IC में कुछ माइन्यूट चेंज होगा, कुछ थोड़ा बहुत IC0 चेंज करने से IC की वैल्यू चेंज होगी। मैं VB को चेंज करूँगा तो VB को चेंज करने से IC की वैल्यू चेंज होगी। अब मैं बीटा को चेंज करूँगा, बीटा को चेंज करने से IC की वैल्यू भी चेंज होती है। अब देखो दोस्तों, जो हमारा तीनों चीज़ों को चेंज, अब टोटल मान लो कि मैंने एक और IC0 को चेंज किया, अगली बार VB को चेंज किया, तो उसके बाद बीटा को चेंज किया, तो कितना टोटल चेंज होगा उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे इसको निकाल रही एक्सप्रेशन है IC बराबर IC फंक्शन है IC0 VB बीटा। अब मैं डेल IC में चेंजेस देख रहा हूँ, तीनों के कारण अलग अलग चेंज कर रहा हूँ। IC0 करंट कितना होगा, डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IC0 इंटू डेल्टा IC0। ये चेंजेस पहला वाला चेंजेस है, ये हमारा चेंजेस है केवल IC0 के कारण। ये हमारा डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IC0, ये हमारा पहला स्टेबिलिटी फैक्टर है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। किससे डिनोट करते हैं? S से। अगला है डेल IC डिवाइडेड बाई डेल VB इंटू डेल्टा VB। ये हमारा डेल IC डिवाइडेड बाई डेल VB, ये हमारी चीज़ है स्टेबिलिटी फैक्टर में है, किसके कारण? VB के कारण, S डैश। अगला हमारा है डेल IC डिवाइडेड बाई डेल बीटा, ये हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है ये बीटा के कारण है। ये किस कारण? बीटा के कारण। तो हमारे तीन स्टेबिलिटी फैक्टर आए हैं, किस किस के कारण? एक IC0 के कारण, दूसरा VB के कारण, तीसरा बीटा के कारण। तो हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर हैं तीन, एक IC0, एक VB, बीटा। जो हमारा क्यू पॉइंट इस तरीके से हमने लोग देखते हैं कि हमारा थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हमारे जो स्टेबिलिटी फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एक S है। अब हम लोगों ने अगला जो इक्वेशन लिखा है उसमें इनकी वैल्यू को पुट कर दिया है। मैंने बताया था आपको डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IC0, ये हमारा S है, ये हमारा S है, जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है IC0 के कारण। किसके कारण? IC0 के कारण। तो यहाँ पे जो समीकरण, जो ऊपर इक्वेशन है उसमें डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IC0, इसकी जगह हम लोग S भी रख सकते हैं। अगला डेल IC डिवाइडेड बाई डेल VB, ये हमारा VB के कारण है और इसकी जगह हम लोग एक S डैश रख सकते हैं, एक स्टेबिलिटी फैक्टर ड्यू टू VB। अगला है हमारा S डबल डैश, ये डेल IC डिवाइडेड बाई डेल VB। अब इसकी जगह हम लोग S डबल डैश भी पुट कर सकते हैं। इन तीनों वैल्यू को हम लोग पुट करने पर हमारा एक इक्वेशन आएगा डेल IC बराबर S डेल IC0 प्लस S डैश डेल VB प्लस S डबल डैश डेल डेल्टा बीटा। अब यहाँ पे
वेयर यहाँ पर एस, एस डैश, एस डबल डैश आर स्टेबिलिटी फैक्टर। ये ना अब ये देखो तीन स्टेबिलिटी फैक्टर हैं। एस बराबर डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई सी ज़ीरो, एस डैश बराबर डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल वी बी ई, और एस डबल डैश बराबर डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल वी बी। तो इस तरीके से हमारी ये स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर 3 है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जितना कम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर होगी उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो हायर स्टेबल होगा। आज जैसे कि अब मैंने पता है आपको कि जैसे IC0 की वैल्यू होती है, इसकी माइक्रो एम्पियर में होती है। VB की वैल्यू आपको पता है 0.7 के आसपास होती है। जो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, इसकी वैल्यू होती है 0.7 के आसपास, 0.7 0.2। अर्थात जो सबसे कम किसकी वैल्यू होगी IC0 की। तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है IC0, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और बीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बीटा की वैल्यू मान लो 50 है, तो ये सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, बीटा वाला। तो इस चीज़ को हम लोग अब आगे देखने की कोशिश करते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बीटा इंक्रीजेज, ठीक है, ये तो आपको समझ जाएगा, क्योंकि IC इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज कर जाएगा। बट विद इंक्रीज इन IE फिर इंक्रीज आएगी, और लेकिन IE को इंक्रीज करने पर बीटा इंक्रीजेज फर्स्ट बट डिक्रीजेज आफ्टर अचीविंग मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद में इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के बाद में ये डिक्रीज करने लग जाता है। तो लोअर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, लोअर द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर हायर द स्टेबिलिटी। हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को हम लोग लोअर करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को हम लोग लोअर करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैंने बताया था IC0 VB बीटा। तो IC0 की वैल्यू होती है माइक्रो एम्पियर में। तो इसका स्टेबिलिटी IC0 के करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी था S, VB के करस्पॉन्डिंग था S डैश, और VB की वैल्यू सिलिकॉन के लिए अलग और जर्मेनियम के लिए अलग होती है। इसके लिए 0.7 मान लिया मैक्सिमम वैल्यू, तो VB की वैल्यू 0.7 और बीटा की वैल्यू 50। तो बीटा के करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा S डबल डैश है। तो अब हमारा सिंस बीटा कांस्टेंट है, सो मेजर फैक्टर आर S और S डैश है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है हमारा S की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद में S डैश और सबसे कम S डबल डैश। तो ये हमारा ये स्टेबिलिटी फैक्टर का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। अब हम इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो IC के ऊपर IC के ऊपर पावर कैसे डिपेंड कर रहा है, पावर से कैसे हमारा हीट इंक्रीज हो रहा है, हीट के बाद हमारा टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, और करंट की वैल्यू कैसे बढ़ रही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्मल रनअवे क्या होता है। उसके बाद में हमने एक सर्किट देखा आउटपुट का। सर्किट में हम लोगों ने उसका एक केबल लगाया था, फिर VC की वैल्यू निकाला था, और VC की वैल्यू निकालने के पश्चात में हम लोगों को जो पावर डिसिपेटेशन एट कलेक्टर तो उसकी वैल्यू IC इंटू VC था। तो वहाँ से हम लोगों ने VC की वैल्यू निकाल के उसमें इक्वेशन पुट करा था। उसके बाद थर्मल रनअवे की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए PC की वैल्यू डेल PC की वैल्यू डेल IC से लेस देन इक्वल टू 0 थी। इसको हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करने पर VC की वैल्यू आई थी VC लेस देन इक्वल टू VC/2। ये थर्मल रनअवे की कंडीशन थी। उसके बाद हम लोगों ने 3 स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़े थे, S डैश, S डबल डैश। अब इसमें किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एक IC के ऊपर, एक IC डिपेंड कर रहा था 3 चीज़ के ऊपर, एक IC0, एक VB और बिग बीटा। उसके करस्पॉन्डिंग 3 स्टेबिलिटी फैक्टर थे। उसके बाद हम लोगों ने इनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा। तो आज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की कौन सा फैक्टर ज़्यादा स्टेबल होगा, और लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आज हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।